तो बच्चों एक बार और मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सभी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 के लिए। और विश्वास करो आप एक एक रिएक्शन, एक एक इक्वेशन, चाहे वो इन टेक्स्ट में, एक्सरसाइज में, टेक्स्ट बुक में, मटेरियल में छान मारा है आप लोगों के लिए। ओके, तो सारे रिएक्शन, सभी इक्वेशंस इस चैप्टर के हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 के लिए, सारे रिएक्शंस एंड सारे इक्वेशंस वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक मेटल का प्रॉपर्टी का बात करते हैं हम लोग। मेटल का एक प्रॉपर्टी का बात करते हैं, और मेटल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, मेटल को अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या होगा? Whenever metal reacts with oxygen, metal forms what? Metal oxide। बहुत सिंपल है, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और आप इस रिएक्शन से वाकिफ हो। ये आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज का फर्स्ट इक्वेशन है। When magnesium is heated in air, or magnesium is burnt in air, it combines with oxygen to form what? Magnesium oxide। मैग्नीशियम को अगर बर्न किया जाए, हम लोग को पता है कि मैग्नीशियम व्हेन इट इज बर्न, इट बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। दीपावली में फुलझड़ी तो जलाया होगा आप लोगों ने, और उसमें जो ब्राइट लाइट निकलता है, व्हाइट लाइट, वैसा ही लाइट मैग्नीशियम को बर्न करने से प्रोड्यूस होता है। सो मैग्नीशियम इज हीटेड इन एयर, कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर है। और इससे रिलेटेड एक और बात उस वीडियो में मैंने की थी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला में, कि ये जो व्हाइट पाउडर है, क्या बता सकते हो इसका केमिकल नेचर क्या है? जल्दी से कमेंट में बताओ आप, इसका केमिकल नेचर क्या है। मैं आपको 10 इक्वेशन के बाद इसका केमिकल नेचर बताऊंगा। So when magnesium is heated in air, it combines with oxygen to form magnesium oxide, which is a white powder। Mg plus O2 gives what? MgO। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत जरूरी है लिखने के बाद, और मैंने आपको बार बार बोला है, whenever you write chemical equation, बैलेंसिंग करना है, और जितना भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उनका नाम, रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो भी सिंबल एंड फॉर्मूला उसके नीचे यू मस्ट राइट। नंबर 2, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कॉपर का कलर कैसा है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर, कॉपर रेडिश ब्राउन मेटल। व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कैसे रिएक्ट करेगा? आपको कॉपर को बर्न करना है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट करना स्ट्रांगली इन एयर, इट विल फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड। मैंने आपको कई बार बोला कि आयरन, कॉपर, लेड, इनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शन इक्वेशंस है, वहां आप प्रोडक्ट का वैलेंसी जो भी है उस रिएक्शन से रिलेटेड उसको यहां पे थोड़ा सेट करके रखो। तो कॉपर विद ऑक्सीजन फॉर्म्स कॉपर टू ऑक्साइड, एंड कॉपर टू ऑक्साइड इज ब्लैक ऑक्साइड। नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सिल्वरी मेटल है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो यहां नंबर 2 में Cu plus O2 gives what? CO। नंबर 3 में Al, एल्यूमिनियम, reacts with oxygen gas, O2 gives what? Aluminum oxide। What is the formula of aluminum oxide? It is what? Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड? कुछ दिमाग में आ रहा है? वैसे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होता है, हम लोगों को पता है इन जनरल, ओके, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। सो इफ आई आस्क यू नेम टू मेटल ऑक्साइड्स व्हिच आर एम्फोटेरिक इन नेचर, कॉमन एग्जांपल है, आपको शायद पता ही होगा, दे आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो हम लोगों ने 3 रिएक्शन, 3 इक्वेशन डिस्कस किया, जहां मेन प्रॉपर्टी क्या है? मेटल विद ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, स्पेशली कॉपर 2 ऑक्साइड, एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? इट इज Al2O3। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 3 हो गया हम लोगों का। अब नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो मैंने बताया आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किनको बोला जाता है? दोज ऑक्साइड्स व्हिच बिहेव लाइक बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स, दे आर कॉल्ड व्हाट? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी एसिड के जैसे बिहेव करता है, और कभी बेस के जैसे, कभी ये एसिडिक नेचर शो करता है, कभी बेसिक नेचर। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस शो दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो हम लोगों के पास 2 कॉमन रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। नंबर 4 में अगर हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नंबर 5 में भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिलेटेड रिएक्शन है। पहला रिएक्शन ये प्रूव करता है कि ये बेसिक ऑक्साइड है, और दूसरा रिएक्शन ये प्रूव करता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो कैसे प्रूव करता है दैट वी विल डिस्कस, लेकिन एक ही ऑक्साइड अगर एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों के जैसे बिहेव करे तो उसको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना है ये रिएक्शन से रिलेटेड। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सॉल्ट मिला, वाटर मिला, एक कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर मिला, एक कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड वाटर मिला। तो इस कंपाउंड का केमिकल नेचर एज पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? बेसिक है, बेस है। तो नंबर 4 रिएक्शन क्या प्रूव करता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। ओके, क्या रिएक्शन यहाँ पे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन, वेयर इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक है या बेस? इट इज एसिड और बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So aluminum oxide with NaOH gives sodium aluminate, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना, NaAlO2 साथ में वाटर, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अगर बेस है तो ये क्या होगा? एसिड। यहां ये एसिड है तो ये बेस, क्योंकि दोनों जगह क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए गिव 2 केमिकल इक्वेशंस टू शो दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इन दोनों इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं जिंक ऑक्साइड के बारे में। जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिमिलर जो अभी डिस्कशन किया हम लोगों ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, दैट कैन आल्सो बी प्रूव्ड बाय यूजिंग दीस 2 इक्वेशंस। दो रिएक्शंस, दो इक्वेशंस से हम लोग ये शो कर सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद नंबर 6 में जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म व्हाट? जिंक क्लोराइड एंड वाटर। तो यहां जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये एसिड जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या प्रोड्यूस किया? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां जिंक ऑक्साइड का केमिकल नेचर क्या है? इट इज व्हाट? बेसिक। उसके बाद वाला रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और प्रोडक्ट में हम लोग को क्या मिला? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। फॉर्मूला पे ध्यान दो, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। कुछ फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में लर्न कर लो, फायदा होगा। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड वाटर, एंड यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये एसिडिक है। एसिड बेस गिव्स व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। तो पहला रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड के जैसे बिहेव कर रहा है और सेकंड में जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक एसिडिक ऑक्साइड। तो एक ही मेटल ऑक्साइड कभी एसिडिक कभी बेसिक, यानी ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो व्हाट वी डिस्कस्ड 2 ऑक्साइड्स, अबाउट दैट वी डिस्कस्ड जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों वीडियो रिकॉर्ड करते करते ऐसा हुआ कि 7 से मैं सीधा चला गया नंबर 9 में और उसी सीक्वेंस से पूरा वीडियो बना डाला। लास्ट में जब चेक किया तो पता चला कि नंबर 8 ही गायब है। 7 से 9 में चले गए, 8 गायब है। अब रिएक्शन कहां से लाए? एक और इक्वेशन इस चैप्टर का ढूंढा तो मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इक्वेशन तो बुक में गिवन नहीं है लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझा दिया जाए पॉइंट नंबर 8 में। और ये टॉपिक है रिलेटेड टू नाइट्रिक एसिड। हम लोग जानते हैं कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, दोज मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इफ दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड तो सॉल्ट मिलेगा, साथ ही साथ एक गैस मिलता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। लेकिन दो मेटल ऐसा है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, डाइल्यूट में भी नहीं मिलेगा। तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वहां भी होता क्या है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, वो जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नाइट्रिक एसिड क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर सकता है और नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाएगा इनटू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसे मैंने बताया NO2 N2O ये सब गैस बन जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड का क्या ऐसा स्पेशल बात है कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपको जल्दी से हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। दो ही मेटल ऐसा कर सकते हैं। कौन सा दो मेटल? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। So point number 8, it may be noted that hydrogen gas is not evolved when metal reacts with dilute acid, dilute nitric acids. Okay, कौन सा एसिड का बात हो रहा है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा हाइड्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ आपको इजीली हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। होता क्या है, ये हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। कि आप यहां देखो मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं मिलकर वाटर मिल रहा है। कैसे मिला वाटर? यहाँ पे
हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और एसिड itself gets reduced to what, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और मैग्नीशियम या मैंगनीज के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ भी आपको वाटर मिलेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड लेने से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में आपको सोल्यूशन मिलेगा रेस्पेक्टिव सॉल्ट का, जो अगर मैग्नीशियम लोगे आप तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का सॉल्ट सोल्यूशन, मैंगनीज लेगो तो अगर आप लेते हो तो मैंगनीज नाइट्रेट का सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ क्या डिस्कस किया हम लोगों ने कि अगर आपको पूछा जाए नेम टू मेटल्स दैट रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, आंसर क्या है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। एंड मैग्नीशियम और मैंगनीज का रिएक्शन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आप याद रख सकते हो दैट मैग्नीशियम विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन MgNO3 whole twice, MgNO3 whole twice and hydrogen gas, और यहाँ मैंगनीज विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स व्हाट, मैंगनीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए बीच में इंक्लूड कर दिया। तो क्या समझे हम लोग कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट dilute nitric acid and concentrated nitric acid, moderately concentrated nitric acid, if they are allowed to react with metal like magnesium and manganese, तब भी आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाला। वहां होता क्या है कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा, और नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल से, मेटल ऑक्साइड का बात हो रहा है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स एंड दीज ऑक्साइड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड हम लोग जानते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और मेटल ऑक्साइड का एक और बात आप जान लो कि सभी मेटेलिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो मेटेलिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो रहा है होता है, दोज मेटेलिक ऑक्साइड्स that can be dissolved in water, what happens to them, उनका क्या होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व होगा क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2O in water forms what, NaOH। सिमिलरली पोटेशियम ऑक्साइड, ज्यादा रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड पानी में इजिली डिसॉल्व होता है, तो सोडियम ऑक्साइड इन वाटर फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड इन वाटर फॉर्म्स व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको पूछा जाए कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन मिला है आपको चैप्टर 1 में, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम और क्विक लाइम डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, स्लेक लाइम सॉल्यूशन। व्हिच वन, स्लेक लाइम सॉल्यूशन। स्लेक लाइम सॉल्यूशन का एक यूज आपको याद होगा, इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल से, मेटल ऑक्साइड का बात हो रहा है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स एंड दीज ऑक्साइड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नंबर 1 से 10 तक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 11 ऑनवर्ड्स। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी मेटल से रिलेटेड, मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा। वैसे सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दोज मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, these metals like copper, mercury, gold, silver, these metals cannot react with water, okay। लेकिन जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, all these metals can react with water, can displace hydrogen from water। So यहाँ displacement reaction होगा। So those metals which are present above hydrogen in the reactivity series on reacting with water displaces hydrogen from water and form either metallic hydroxide और मेटेलिक ऑक्साइड डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी। तो अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, कम रिएक्टिव मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करेगा, कम कंडीशंस चाहिएगा, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगा। अगर रिएक्टिविटी थोड़ा कम है तो आपको बॉइलिंग वाटर लेना होगा। अगर और रिएक्टिविटी कम है तो आपको स्टीम के साथ रिएक्शन करवाना पड़ सकता है। अगर और कम है रिएक्टिविटी आपको मेटल को हीट करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है मेटल का रिएक्टिविटी के ऊपर कि आपको वाटर कैसा कंडीशन में लेना है, कोल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर, लाइक दैट। So metals react with water. Which metals? Those metals which are present above hydrogen in the reactivity series react with water forms metal hydroxide, metal oxide and hydrogen gas. सोडियम मेटल का बात करें, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। सोडियम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है,
फास्ट रिएक्शन होता है। इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। इतना हीट लिबरेट होगा कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट हाइड्रोजन विल आल्सो कैच फायर। आपको ऐसा लगेगा कि द मेटल in water it catches fire. So sodium with cold water, it reacts with cold water to form what, sodium hydroxide and hydrogen gas. Similarly potassium, अगर पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम विद कोल्ड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, पोटाशियम विद कोल्ड वाटर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और दोनों ही मेटल जो है हाईली रिएक्टिव मेटल, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ओपन में रखने से दीज मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। इसलिए इन मेटल्स को, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, उनको कहां स्टोर किया जाता है, दीज मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। पानी में क्यों स्टोर नहीं किया जाता इन मेटल्स को, पानी में इसलिए स्टोर नहीं किया जाता बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर, ओके, दे रिएक्ट विद वाटर। नाउ वी डिस्कस 11 एंड 12, वी आर गोइंग टू डिस्कस 13 एंड 14। यहां भी मेटल का वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसी के बारे में है। अब हम लोग बात करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के बारे में। कैल्शियम मेटल सोडियम और पोटाशियम जितना रिएक्टिव तो नहीं है। तो कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहां रिएक्शन उतना वायलेंट नहीं है, ये थोड़ा वायलेंस कम है, यहां पे कैल्शियम कम वायलेंट है। सो कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट इज लेस रिएक्टिव ना, सो द रिएक्शन इज लेस वायलेंट, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। अब कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन होने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, साथ में हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस का बबल्स कैल्शियम मेटल का पीसेस के साथ स्टिक कर जाता है। और हाइड्रोजन गैस आप जानते हो ये लाइटर गैस है। हाइड्रोजन गैस जब बबल्स बन के, हाइड्रोजन गैस का बबल्स जब कैल्शियम के साथ स्टिक हो जाता है तो कैल्शियम को लाइटर बना देता है और यही कैल्शियम पानी में फ्लोट करने लगता है। So calcium reacts with cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas, and the reaction is less violent. It starts floating because bubbles of hydrogen gas stick to the surface of the metal. So calcium with cold water forms calcium hydroxide and hydrogen gas. अब magnesium does not react with cold water. अब क्या करोगे आप, magnesium तो cold water के साथ react नहीं कर रहे, तो आपको boiling water लेना है। रिएक्टिविटी से क्या पता चला कि मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कैल्शियम से भी कम है। So magnesium does not react with cold water but reacts rapidly with hot boiling water, और steam के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, forming what, magnesium hydroxide and hydrogen gas. It also starts floating. यहाँ भी फ्लोटेशन होगा, मेटल रिएक्ट करते करते फ्लोट करने लग जाएगा। और फ्लोट करने के पीछे रीजन क्या है, वैसे मेटल्स तो हैवी होता है ना, मेटल्स का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से ज्यादा है, मेटल्स को तो वाटर में सिंक करना चाहिए, लेकिन यहाँ रिएक्शन होने से फ्लोटेशन होगा। और फ्लोटेशन होने के पीछे क्या रीजन है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस sticking to its surface. So magnesium with water forms what, boiling water forms magnesium hydroxide and hydrogen gas. तो अगर आपको पूछा जाए कि name two metals that can react with cold water, तो आराम से आप बोल सकते हो सोडियम एंड पोटाशियम। और बॉइलिंग वाटर के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, मैग्नीशियम, a metal that reacts with boiling water but does not react with cold water, तो वो कौन सा है, मैग्नीशियम। अब नंबर 15, 16 और 17 में भी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। नंबर 15 में मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, दे डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। अब ऐसा मेटल भी है जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा और हॉट वाटर के साथ भी नहीं कर रहा, बॉइलिंग वाटर के साथ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब इन मेटल्स का रिएक्टिविटी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनसे कम है। सो रिएक्टिविटी कम होने से मैंने बोला था आपको कि वो ऑक्साइड बनाएगा इंस्टेड ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्साइड। दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम टू फॉर्म व्हाट, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहां भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, zinc reacts with steam, forms what, zinc oxide and hydrogen gas. अब aluminium metal reacts with steam to form aluminium oxide and hydrogen gas. Zinc oxide is ZnO, aluminium oxide is Al2O3. लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है, यहाँ पे आपको स्टीम पास करवाना है आयरन के ऊपर से, लेकिन आपको आयरन को कौन सा कंडीशन में रखना है, रेड हॉट कंडीशन। सो व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, you will get what, ferroso-ferric oxide, formula Fe3O4। ये आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड है, फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड का मिक्स्ड ऑक्साइड, ferroso-ferric oxide, it is Fe3O4 and along with that which gas is produced, hydrogen gas। तो हम लोगों ने अब तक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो डिस्कस किया है इस वाला पार्ट में, कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलने वाला प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट फिक्स हाइड्रोजन गैस होगा, साथ में मेटल का ऑक्साइड भी मिल सकता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, रिएक्टिविटी। तो आप 1 से 17 जितने भी रिएक्शन है एक बार उनको दिमाग में वापस सेट करो। और हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं नंबर 18 ऑनवर्ड्स। तक हम लोगों ने डिस्कस किया है नंबर 1 से 17, अब नंबर 18 ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे।
नंबर 18 में जिस प्रॉपर्टी का, मेटल का जिस केमिकल प्रॉपर्टी का बात है वो है कि मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया करने से क्या होगा। मेटल, इफ मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड्स फॉर्म्स व्हाट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और एक बात मैंने आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर एसिड इन्वॉल्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो जो सॉल्ट आपको मिलने वाला है वो मेटल का क्लोराइड होगा, और अगर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है तो जो सॉल्ट आपको मिलेगा वो सल्फेट होगा उसी मेटल का। तो यहाँ पे हम लोग मेन प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि मेटल डाइल्यूट एसिड, लेकिन कौन सा मेटल्स, दोज मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वही मेटल ऐसे रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं। कौन सा मेटल, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जिनका पोजीशन हाइड्रोजन के ऊपर है, या फिर वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। सो नंबर 18 का अगर बात करें हम लोग, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिएक्शन वायलेंट होगा, और ये रिएक्शंस वाटर के साथ वाला जो रिएक्शंस है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक। So when sodium metal reacts with dilute hydrochloric acid, you will get sodium chloride solution and hydrogen gas is evolved. कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम with HCl, Na with HCl will give what, NaCl and H2, साथ में हीट लिबरेट हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक। सिमिलरली जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सॉल्ट यहाँ देखो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी लिबरेट क्या होगा, हीट लिबरेट होगा, दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, sodium with HCl forms sodium chloride and water, zinc with dilute sulfuric acid forms what, zinc sulfate and hydrogen gas। तो अब तक यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था 18, नंबर 19। अब बात करते हैं नंबर 20 की। सेम प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। मैग्नीशियम मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सिंपल। अब आपके लिए सॉल्ट बनने वाला है मेटल का सल्फेट यानी मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट मेटल का क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला है AlCl3, साथ में हाइड्रोजन गैस। देन आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने आपको बार बार बोला कि आयरन, कॉपर, लेड, ये सब मेटल जहां इन्वॉल्व है, आप जो प्रोडक्ट लिखेंगे उसका, उसमें आयरन का कौन सा वैलेंसी यूज करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना। हम लोगों ने एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर में भी आयरन का HCl के साथ रिएक्शन डिस्कस किया था, वहां एक्सरसाइज पार्ट में आयरन 3 क्लोराइड के बारे में बात था, तो वहां मैंने FeCl3 यूज किया। यहाँ पे आयरन विद HCl मैं यूज कर रहा हूँ, FeCl2 आयरन 2 क्लोराइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, साथ में कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो एग्जाम में आप आयरन 2 क्लोराइड भी लिख सकते हो, आप आयरन 3 क्लोराइड भी लिख सकते हो प्रोडक्ट में, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तो डायरेक्टली आपको FeCl2 गिवन है, दोनों ही करेक्ट है। तो फिर भी मैं बोलूंगा आप FeCl2 को ही प्रेफरेंस देना व्हाइल राइटिंग इक्वेशन। सो नंबर 20 में मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। नंबर 21 में एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। नंबर 22 में आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन विद HCl, आयरन Cl2, मतलब FeCl2 आयरन 2 क्लोराइड एंड गैस इज हाइड्रोजन गैस। लेकिन वो मेटल, ऐसा मेटल जिनका पोजीशन हाइड्रोजन के नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर उनका पोजीशन हाइड्रोजन के नीचे है उस केस में क्या होगा। कॉपर का पोजीशन कहां पे है, आप देखो, कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर को अगर डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 या कॉपर का वाटर के साथ में रिएक्शन अगर आप करवाना चाहो तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोज मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज can displace hydrogen from dilute acid, can displace hydrogen from water। और यहाँ dilute acid का जब बात हो रहा है हम लोग मेनली बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बहुत रिएक्शंस और इक्वेशंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेरा एक सजेशन है, आप रिएक्टिविटी सीरीज को रट लो, ओके। तो आप अपना मेथड यूज करो, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम एंड लीस्ट रिएक्टिव इज व्हाट, गोल्ड। लेकिन हायर क्लासेस में आपको और भी एडिशनल मेटल मिलेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में।
एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यहाँ बात करते हैं हम लोग। अब तक हम लोगों ने जो मेटल का प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, और ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ बात करते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से नहीं कर पाएगा। A more reactive metal can displace a less reactive metal. A more reactive metal can displace what? A less reactive metal. So when iron is dipped in blue copper sulfate solution, यहाँ थोड़ा कलर पे ध्यान देना आप लोग। सॉल्यूशन का कलर कैसा है, मेटल का कलर कैसा है, थोड़ा उस पे फोकस रखना। When iron is dipped in blue copper sulfate solution, light green solution of ferrous sulfate is formed. तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू, आप आयरन का नील अगर डीप करके रख दोगे, आयरन का कलर है ग्रे, और ये आयरन के ऊपर आयरन जो भी आप नेल्स वगैरह जो भी लोगे उस पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर डिपॉजिट होने से किसका लेयर, कैसा कलर लेयर आ जाएगा, रेडिश ब्राउन। सो आयरन नेल ऑन डिपिंग इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। सो इट फॉर्म्स व्हाट, लाइट ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड ब्राउन कलर्ड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल। सिमिलरली जिंक प्लेट, अगर आप जिंक को डीप करो किसमें, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक को ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यू विल गेट व्हाट, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा, तो कलरलेस है। आपने ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन दिया था, कलरलेस हो गया। जिंक विद कॉपर सल्फेट फॉर्म्स व्हाट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक। जिंक एक सिल्वरी मेटल है और उस पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर, तो कलर रेडिश ब्राउन लगने लग जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देन नंबर 25 में लेड का बात करते हैं। लेड इज डिप्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। लेड को कॉपर क्लोराइड, कॉपर का सॉल्ट जो है जनरली ब्लू कलर का है, सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। लेड एक सिल्वरी मेटल है, लेड को कॉपर क्लोराइड में डीप किया हम लोगों ने, तो मिलेगा क्या, लेड क्लोराइड सॉल्यूशन। और ये लेड टू क्लोराइड सॉल्यूशन, लेड कॉपर, मैंने बार बार बोला है लेड कॉपर आयरन, यहाँ पे वैलेंसी पे फोकस रखना है। लेड टू क्लोराइड, ये लेड का वैलेंसी 2 यूज किया गया इन कॉपर। तो जो सिल्वरी मेटल है उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर का कलर कैसा, कॉपर का कलर है रेडिश ब्राउन। देन नंबर 26 में कॉपर मेटल इज डीप्ड इन कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कलरलेस, कॉपर आपने डीप किया, कॉपर डीप किया तो यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन धीरे धीरे ब्लू हो जाएगा। ब्लू क्यों हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर 2 नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर का सॉल्ट मैंने बोला है ब्लू कलर्ड, तो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन और सिल्वर डिपॉजिट होगा किस पे, कॉपर पे। ओके, सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कॉपर। कॉपर मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो अगर आप कॉपर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डीप कर देते हो तो क्या रिएक्शन होगा, क्या, तो आंसर है रिएक्शन नहीं होगा। अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। कॉपर का इतना पावर नहीं है, इतना रिएक्टिविटी कॉपर का नहीं है कि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर दे, कहां से, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन से। तो देयर विल बी व्हाट, नो रिएक्शन। मैंने देखा कि ज्यादातर फाइनल में के पेपर में ऐसा टेबुलर पैटर्न में क्वेश्चन रहता है जहां ये मेटल इसके साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वन मेटल अनदर मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है नंबर 26 तक, हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन हम लोग कहां तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक इस चैप्टर के एक एक रिएक्शन, एक एक इक्वेशन को हम लोग कवर नहीं कर लेते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब तक हम लोगों ने कवर किया है 26 रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इतना बोलते बोलते मेरे भी थ्रोट में थोड़ा सा चाय का जरूरत लग रहा है मुझे, तो ये चाय के साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट कुछ इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो नंबर 27 ऑनवर्ड्स हम लोग बात करेंगे। नंबर 27 यहां पे मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं पहले कि ये कैल्सिनेशन, रोस्टिंग दो इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रॉम दिस चैप्टर। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड और जिसको ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट किया जा चुका है उस ओर को हीट करना है स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो और ऑक्साइड्स नहीं है उनको मेटेलिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जा सके। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का पर्पस यही है, नॉन ऑक्साइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना। सल्फाइड है तो ऑक्साइड बना लेंगे, कार्बोनेट है तो ऑक्साइड बना लेंगे, क्या फायदा। मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इजी है बाय
रिडक्शन बाय केमिकल रिडक्शन, स्पेशली यूजिंग व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आप जानते हो कि मेटलर्जी में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कॉमनली यूज होता है? उन मेटल्स के लिए जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, दैट नॉन मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, दैट वन इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। सो नंबर 27 में हम लोग बात करेंगे कैल्सिनेशन, और नंबर 28 में हम लोग बात करेंगे रोस्टिंग का। तो आप जान लो रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग concentrated ore, especially sulfide ore, strongly in presence of excess air to convert sulfide ore into metallic oxide। तो कैल्सिनेशन में भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, रोस्टिंग में भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कैल्सिनेशन में स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और रोस्टिंग में स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। So what happens when calamine is calcined? Calamine यानी जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करने से क्या होगा? जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करने से जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बोनेट ओर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मेटालिक ऑक्साइड। नंबर 28 में जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड इज एन ओर ऑफ जिंक सल्फाइड, केमिकली है ये, केमिकल नेम, फॉर्मूला है ZnS। इसका अगर रोस्टिंग किया जाए, क्या किया जाए? रोस्टिंग किया जाए, हीटिंग किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ZnS will react with oxygen, will form what? Zinc oxide and sulfur dioxide gas. So we discussed two important reactions and equations from the topic calcination and roasting part. अब हम लोग 29, 30, 31 और 32 इन चारों रिएक्शन में क्या टॉपिक को कवर करेंगे? इन चारों रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे कि मेटल ओर से कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, स्पेशली उन मेटल्स के बारे में, दोज मेटल्स विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। इनमें ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, सिंपली हीटिंग किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है, ओर से मेटल मिल जाएगा। वन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मर्क्यूरी इज सिनाबार, एंड सिनाबार से मर्क्यूरी कैसे ऑब्टेन करना है? व्हेन सिनाबार इज हीटेड इन एयर, एयर में हीट किया जा रहा है, रोस्टिंग किया जा रहा है, it is first converted into what? सिनाबार है मर्क्यूरिक सल्फाइड, it is converted into mercuric oxide। रोस्टिंग किया है, रोस्टिंग करने से it is converted into mercuric oxide। साथ में रोस्टिंग में कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन हम लोग को चाहिए था मेटल, मेटल तो अभी तक मिला नहीं है, चाय पी लेते हैं, मेटल तो नहीं मिला अभी तक, तो ऑक्साइड बन गया। अब हम लोग को रिडक्शन करना है, और जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में है उनका ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इनका ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आपको सिंपली हीटिंग करना है। सो मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है हीट करने से क्या प्रोड्यूस करेगा? मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। आपको क्या चाहिए था? मर्क्यूरी। किससे? मर्क्यूरी का ओर से। कैसे मिलेगा? अगर पूछा जाए कि हाउ विल यू ऑब्टेन मर्क्यूरी फ्रॉम सिनाबार, तो एक सेंटेंस, एक वर्ड में आप बोल सकते हो, या दो वर्ड यूज कर लेना, बाय we can obtain mercury from cinnabar simply by roasting, तो ये वो रोस्ट नहीं है जो आप सोशल मीडिया में करते हो कि हीटिंग है। नंबर 31 में अगर बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था पहले 29 और 30 में हम लोगों ने मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन का बात किया था। नंबर 31, 32 में कॉपर ग्लास से कॉपर कैसे ऑब्टेन करना है, कॉपर का ओर से कैसे कॉपर मिलेगा, कॉपर का पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर का पोजीशन क्या है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में कहां है? कॉपर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। और ऑलरेडी मैंने बोला है ऐसा मेटल्स के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, ऐसा मेटल्स के लिए हम लोग उनका ओर को क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? रोस्टिंग। तो कॉपर ग्लास, केमिकल नेम कॉपर सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड Cu2s, ऑन रोस्टिंग फर्स्ट फॉर्म्स कॉपर 1 ऑक्साइड। आप देखो कॉपर सल्फाइड Cu2s रोस्टिंग किया गया, ऑक्सीजन और एयर का प्रेजेंस में हीट किया गया, आपको पहले मिलेगा कॉपर 1 ऑक्साइड। मैंने बार बार आपको बोला है कॉपर, आयरन, लेड, ओके, ये सब मेटल का रिएक्शन आने से आप, इनका मल्टीपल वैलेंसीज है, आप थोड़ा वैलेंसी का ध्यान रखना, कौन सा इक्वेशन में कौन सा वैलेंसी आपको यूज करना है। सो यहाँ पे वैलेंसी 1 यूज किया जा रहा है। ज्यादातर हम लोगों ने क्लास 10 में जो डिस्कस किया रिएक्शन, उसमें वैलेंसी कॉपर का ज्यादातर में 2 यूज किया गया है। सो कॉपर सल्फाइड का रोस्टिंग किया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया, और इस कॉपर 1 ऑक्साइड को कॉपर 1 सल्फाइड के साथ हीट करने से वी विल गेट कॉपर, आपको कॉपर मिल जाएगा, और साथ में कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। रोस्टिंग करते वक्त हम लोग जानते हैं कि वी गेट मोस्ट ऑफ द टाइम विच गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का किया जाता है,
तो आपको मिलेगा कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ नंबर 33 में रिडक्शन का बात कर लेते हैं, केमिकल रिडक्शन का बात करते हैं। ये प्रोसेस किन किन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, दोज मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसा मेटल जो बॉटम में है उनके लिए रिडक्शन बाय हीटिंग, जो मिडिल में है उनके लिए केमिकल रिडक्शन। स्पेशली कौन सा एजेंट यूज किया जाता है, कोक इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। चाय ठंडा हो रहा है। So number 33, zinc oxide on heating with carbon, heating with coke. Coke is the reducing agent. It is an allotropic form of carbon. So zinc oxide on heating with carbon forms zinc and carbon monoxide. ZnO plus C gives what? Zn plus CO. यहाँ ZnO becomes Zn and C becomes CO. तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन। ZnO becomes Zn, loss of oxygen, there has been reduction. ZnO is reduced to zinc और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 34, लेड ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन। लेड मेटल कहां है, इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया जाए तो मिलेगा आपको लेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो लेड ऑक्साइड, carbon is used as reducing agent, coke is used as reducing agent, you will get lead and carbon monoxide। तो अब तक हम लोगों ने 34 reactions from the chapter metals and non-metals डिस्कस किए हैं और 34 कम नहीं होते। 34 reactions, 34 equations। वीडियो को आप बार-बार देखना और एक पेन और पेंसिल या नोटबुक लेके आप इक्वेशन लिखना, बैलेंसिंग करना, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी कुछ और इक्वेशन है तो आपको थोड़ा और वेट करना होगा वीडियो कंप्लीट होने तक का। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब तक हम लोगों ने कवर किया है 26 रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इतना बोलते बोलते मेरे भी थ्रोट में थोड़ा सा चाय का जरूरत लग रहा है मुझे, तो ये चाय के साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट कुछ इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो नंबर 27 ऑनवर्ड्स हम लोग बात करेंगे। नंबर 27 यहां पे मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं पहले कि ये कैल्सिनेशन, रोस्टिंग दो इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रॉम दिस चैप्टर। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड और जिसको ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट किया जा चुका है उस ओर को हीट करना है स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो और ऑक्साइड्स नहीं है उनको मेटेलिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जा सके। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का पर्पस यही है, नॉन ऑक्साइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना। सल्फाइड है तो ऑक्साइड बना लेंगे, कार्बोनेट है तो ऑक्साइड बना लेंगे, क्या फायदा। मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इजी है बाय रिडक्शन, बाय केमिकल रिडक्शन, स्पेशली यूजिंग व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आप जानते हो कि मेटलर्जी में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कॉमनली यूज होता है? उन मेटल्स के लिए जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, दैट नॉन मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, दैट वन इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 35 ऑनवर्ड्स। नंबर 35 ऑनवर्ड्स, 34 तक हो गया, अब नंबर 35। अब ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 और इक्वेशंस है, रिएक्शंस है। नंबर 35 ऑनवर्ड्स। अब नंबर 35 में क्या बात है, 36 में क्या बात है, यहाँ पर वापस रिडक्शन का ही बात है, मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना का ही बात है। लेकिन थोड़ा स्पेशल बात क्या है यहाँ पे कि कार्बन को यूज नहीं किया गया एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस बार ज्यादा रिएक्टिव मेटल को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट और मोर रिएक्टिव मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, जिनका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वहां कार्बन इज नॉट और कोक इज नॉट अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को। तो आप यहाँ पे देखो कि कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू इट इज यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू व्हाट, you can write here coke is used to reduce metal oxide to metals. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum etc are used as reducing agent. इनको भी मैंने बोला कि metals can be used as reducing agent, इनको भी यूज किया जाता है। They can displace metals of lower reactivity. एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से तो डिस्प्लेस कर पाता ही है।
सो यहाँ पे आप देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है स्ट्रांग है व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो यहाँ जो मेटल लिया जाएगा एल्यूमिनियम, और वो भी कौन सा फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मैंगनीज मेटल इज फॉर्म्ड। लेकिन स्पेशल बात क्या है कि जो मैंगनीज मेटल आपको मिल रहा है वो उसका फिजिकल स्टेट देखो आप, एल लिखा हुआ लिक्विड। अब ये लिक्विड कैसे हो गया, मेटल तो हम लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट में मिलता है, तो ये मैंगनीज लिक्विड इसलिए हो गया क्योंकि इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इतना हीट जनरेट होगा, इतना हीट लिबरेट होगा कि मैंगनीज को मेल्ट कर देगा। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम फॉर्म्स मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर आपको पूछा जाए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इस दोनों रिएक्शन को आप यूज कर सकते हो, इसके पहले के दोनों रिएक्शन को भी आप यूज कर सकते हो एज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आप आराम से एक्सप्लेन करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम फॉर्म्स मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैंगनीज डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट, एल्यूमिनियम। ये नंबर 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 36 व्हेन फेरिक ऑक्साइड आयरन 3 ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। आयरन 3 ऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट किया जाए, आप डेल्टा सिंबल यूज कर सकते हो, देन यू विल गेट आयरन। और ये आयरन आपको मिल रहा है कौन सा स्टेट में, बहुत काम का, ये कौन सा स्टेट में, मोल्टन स्टेट। और ये मोल्टन आयरन को यूज किया जाता है फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए मोल्टन आयरन को यूज किया जाता है, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। स्पेशल रिएक्शन है ये, थर्मिट रिएक्शन। This reaction can also be used to join what, cracked machine parts. So ये reaction one of the most important reaction from this chapter. So when ferric oxide is heated with aluminum powder, iron metal is formed. In the molten state, aluminum oxide is formed along with the liberation of large amount of energy. Both reactions are exothermic reactions. तो अगर आपको पूछा जाए थर्मिट रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, you can explain this point number 36. अब कुछ स्पेशल है यहाँ पे बच्चों को, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाला टॉपिक में बहुत इश्यू रहता है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से करना है। आपको इलेक्ट्रोड चाहिए, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड, एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, कैथोड। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा कम से कम ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है। एक एनोड चाहिए, और वो एनोड जो होगा हमेशा इम्प्योर मेटल होगा। इम्प्योर मेटल का ब्लॉक यूज कर सकते हो, यू कैन यूज व्हाट, ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल। तो ये इम्प्योर है यहाँ पे। और कैथोड जो है ऑलरेडी प्यूरिफाइड शीट फॉइल आप यूज कर सकते हो, तो ये ऑलरेडी प्योर है। और आपको अगर जिस मेटल का रिफाइनिंग करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो यहाँ कॉपर का रिफाइनिंग का बात हो रहा है। कॉपर का रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर आयंस रहेगा और सल्फेट आयन, फ्री मूवेबल आयंस यहाँ पे रहेगा। तो हम लोगों ने लिया यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये सेटअप को रेडी कर दिया, एनोड कैथोड कनेक्ट कर दिया किसके साथ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो जब करंट पास किया जाएगा तो कैथोड में रिएक्शन होगा और एनोड पे भी रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन कैसा होगा, कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, इक्वेशन कैसे लिखना है, ये आयनिक इक्वेशंस। तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में 2 टाइप का आयन है, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। और इलेक्ट्रोड्स कौन सा मेटल का है, ये भी कॉपर मेटल का है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में सिर्फ कॉपर एटॉम और कॉपर आयन ही रिएक्शन में पार्ट लेंगे, सल्फेट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने वाला। तो होगा क्या, व्हेनेवर यू पास इलेक्ट्रिक करंट, कॉपर आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर आयन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर आयन है, आप यहां देखो, ये कॉपर आयन किधर जाने लग जाएगा, कैथोड की तरफ, कॉपर आयन कैथोड की तरफ। सो कॉपर आयन यानी Cu2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट है यहाँ पे। तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहां, एट कैथोड। सो Cu2 पॉजिटिव गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्स व्हाट, कॉपर मेटल। और ये कॉपर मेटल धीरे धीरे डिपोजिट होने लग जाएगा, ये कॉपर मेटल धीरे धीरे डिपोजिट होने लग जाएगा यहाँ पे, कॉपर आयन कॉपर मेटल बनके डिपोजिट होने लग जाएगा कहां, एट कैथोड। एट द सेम टाइम एनोड में रिएक्शन होगा। अब एनोड में क्या होगा कि ये एनोड में जो मेटल है कॉपर मेटल, ओके, तो ये कॉपर मेटल कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा।
और सॉल्यूशन में आ जाएगा। कॉपर मेटल फ्रॉम इम्प्योर एनोड विल फॉर्म व्हाट, कॉपर आयन, दैट कॉपर आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन। लेकिन कॉपर एटॉम कॉपर आयन बनाएगा कैसे? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मेटल एटॉम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सो ये न्यूट्रल, ये 2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कॉपर आयन का क्या हुआ? कॉपर आयन का यहाँ रिडक्शन हुआ। कहाँ पे? एट कैथोड कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल। एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे कॉपर एटॉम है, कॉपर मेटल भी बोल सकते हो आप, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर आयन। ऑक्सीडेशन क्यों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, Cu -2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स व्हाट? Cu2 पॉजिटिव। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप देख लो, आपको जो ठीक लगे आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे होगा क्या कि कंटिन्यूअसली यहाँ का कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में आ रहा है और सॉल्यूशन से कॉपर आयन यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। धीरे धीरे एनोड का साइज डिक्रीज होते जाएगा, कैथोड का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ से सिर्फ कॉपर ही इधर आ रहा है, बाकी सारा इंप्योरिटीज क्या होगा? एनोड के नीचे सेटल हो जाएगा एज एनोड मड। तो इस तरह धीरे धीरे जब इसका साइज, कैथोड का साइज बहुत जब बड़ा हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग, प्रेस फॉइल या थिन शीट लगा देंगे, वापस एनोड भी चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस रहेगा प्रोसेस। इन दिस वे वी कैन refine copper by the process of electrolysis. This is called electrolytic refining of copper. So ये चैप्टर का हम लोगों ने कवर किया है कितना टोटल? अगर हम लोग रिएक्शंस का बात करें तो 37 रिएक्शंस भी कवर्ड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, अगर अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए। और आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, कोई भी ऐसा बच्चा जो क्लास 10 में है, तो उसको शेयर करने से हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।